अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस क्लास सीरीज़। हमारी सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की, कि हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड की अगर हम बात करें कि नेस्टेड जो क्या होता है, तो कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में नेस्टेड का मतलब है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर मौजूद होना, तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं। अगर हम नेस्टेड इफ़ की बात करें तो इफ़ स्टेटमेंट, किसी भी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट का मौजूद होना, इसे नेस्टेड इफ का नाम दिया जाता है। तो नेस्टेड इफ को यूज़ करने की हमारा मकसद क्या है, तो हम अगर किसी एक एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम मजीद कंडीशंस को यूज़ करना चाहें, इफ एल्स की कंडीशंस के अंदर किसी और कंडीशन को भी यूज़ करना चाहें, मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करना चाहें, तो उस सूरत में हम नेस्टेड इफ को यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक बात करें कि हम इसको किस तरह से किस किस किस्म के सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये है कि जितने भी हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, हम तमाम को एक दूसरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे हम इस तमाम चीज़ जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, हम उसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने इसको चुना है कि हम इफ़ एल्स की जो हमारे पास कंडीशंस हैं, हम इफ़ एल्स के अंदर नेस्टेड इफ को यूज़ करके इसे हम समझेंगे कि ये बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो इसका अगर हम आपको सिंटैक्स दिखाएं तो वो कुछ इस तरह से है कि इसका सिंटैक्स ऑफ द नेस्टेड ये है, यानी जहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि अगर आप सबसे पहले इस वाले ब्लॉक को इग्नोर कर दें, जिसके अंदर जो हमारा इनर इफ है, इसको ब्लॉक को इग्नोर कर दें, तो अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सा इफ एल्स की कंडीशंस का सिनेरियो है। सबसे पहले इफ के साथ उसकी कंडीशन दी गई है और उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है, यानी ये वाला ब्लॉक है। उसके बाद चूंकि इसके अलावा हमारे पास एक और होता था कि एक डिफ़ॉल्ट केस होता था जो कि जिसे एल्स का नाम दिया जाता था, तो वो हमारे पास जो है वो मौजूद है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा जो कंट्रोल है वो इस कंट्रोल से ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, वरना हमारा जो एल्स वाला ब्लॉक है वो रन किया जाएगा। और अब अगर बात करें कि हमारे नेस्टेड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो जैसे ही हम इफ़ कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्योंकि उसने इस एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक के ऊपर जाना था, तो इस जगह पर हम एक नया इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, कंप्लीट इफ़ एल्स के कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो जो हमारा इनर होता है, यानी जो चीज़ हमने इफ़ एल्स को इफ़ कंडीशन के एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट की जगह पर लिखा है, हम इसे इनर इफ़ कहेंगे, और जो बाहर वाली साइड पे है, जो पेरेंट इफ एल्स है, उसे हम आउटर इफ का नाम देंगे। तो ये काम किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए हमारे पास 3 सिनेरियोज मौजूद हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि अगर हमारी पहली इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, तो क्या होगा कि हमारी इफ की पहली कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जो हमारा कंट्रोल है वो इफ कंडीशन के अंदर जो हमारे ये वाला ब्लॉक है, चूंकि ये हमने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की जगह रखा था, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो इस अंदर ब्लॉक हमारे ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो अब क्या होगा जी, अब सबसे पहले जो क्योंकि इस तमाम को रन होना है, तो यहाँ पर भी इफ एल्स कंडीशन है, तो रूल्स तो वही रहेंगे। तो वो सबसे पहले जो हमारी इफ एल्स की कंडीशन में से इफ की कंडीशन है उसे चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी ये दोनों कंडीशंस पहली वाली ट्रू हो गई हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में जो इफ के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपली रन हो जाएंगी। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन इनर इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो उस सूरत में जो हमारे पास रूल्स हैं उसके मुताबिक जो एल्स है, एल्स वाला पोर्शन जो है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और सिंपल सी बात है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये वाला एल्स जो है इसे इग्नोर कर दिया जाएगा और यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने अब तक 2 सिनेरियोज की बात की। पहले सिनेरियो के तो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा सिनेरियो दोबारा से बात उसके ऊपर करते हैं कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये वाली जो पहली वाली इफ कंडीशन है ये जो है ये ट्रू साबित हो जाती है, जैसे कि पहले सिनेरियो में हो रहा था। लेकिन अब दूसरे सिनेरियो का डिफरेंस ये है कि हमारी जो पहले वाली इफ कंडीशन है इनर इफ की, ये फॉल्स हो जाती है। तो इसके फॉल्स होने की सूरत में हमारा जो एल्स वाला पोर्शन है, ये इनर इफ का एल्स वाला पोर्शन ये एग्जीक्यूट होगा और हमारा कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक सारे से बाहर आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास जो तीसरा सिनेरियो हो सकता है, अब उसकी बात करते हैं कि तीसरे सिनेरियो में ये हो सकता है, दूसरे और पहले के अंदर ये हमारी पहली वाली जो थी, ये पहली इफ वाली कंडीशन ये ट्रू हुई थी, लेकिन अब तीसरे सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है कि हमारी ये पहले वाली कंडीशन ही अगर फॉल्स हो जाए, तो उस सूरत में जो हमारा ये एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है इसकी तरफ हमारे कंट्रोल के जाने का कोई भी मकसद जो है वो नज़र नहीं आता। तो वो ये वाला ब्लॉक जो उसे स्किप कर देगा और जो हमारा एल्स वाले पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें रन कर दिया जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की जो है वो प्रॉपर से समझ आ चुकी होगी कि हमारा जो नेस्टेड इफ है वो काम किस तरह से बेसिकली करता है। तो यहाँ पर उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमारा हमने जैसे पहले से बात की थी, ये तकरीब ये तमाम वही चीज़ें हैं। इसको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इसके फ्लो चार्ट को देखें कि ये काम जो है वो किस तरह से करता है।
अब इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो 3 नंबर यूज़र से लेता है और उसके अंदर उसे जो हमारे पास तीनों में से सबसे छोटा नंबर है उसे उसने फाइंड करना है। तो इसको यूज़ करने का हमारे पास मकसद यही था कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ कर सकें, और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इसी चीज़ को हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हम नेस्टेड इफ को यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे कि 3 नंबरों में से सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। तो इसकी अगर हम सबसे पहले हम VS कोड पर जाते हैं और इस प्रोग्राम को यहीं से उठाकर VS कोड पर जाकर पेस्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि ये प्रोग्राम काम किस तरह से कर रहा है। हमारे पास ये 12वां जो है ये हमारा प्रोग्राम था, तो मैं यहाँ पर index12 नाम से एक फाइल बनाऊंगा। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट करेंगे ताकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक देखने वाली हालत में आ जाए, ताकि हमें इसकी समझ भी आए कि ये बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है। तो जो हमने पहले बात की थी, हमने ये बात की थी कि हम इफ के अंदर इफ एल्स यूज़ करेंगे, लेकिन हमने एल्स के अंदर इफ एल्स की बात नहीं की थी। तो ऐसा भी हो सकता है हम इस तरह से एल्स वाले पोर्शन के अंदर भी इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगर हम लॉजिक समझे कि हमारा जो कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो दूसरे दोनों नंबरों से छोटा हो। तो हमें यही कंडीशन जो है वो तमाम के लिए चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम तीनों की तरह जगह चेक करने से बेहतर है कि हम पहले कोई 2 नंबर्स के लिए ये कंडीशंस चेक करें कि पहले 2 नंबर जो हैं वो स्मॉलेस्ट हैं या नहीं है। अगर वो दोनों जो हैं वो स्मॉलेस्ट साबित नहीं होते, वो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो तीसरा नंबर होगा हम उसे स्मॉलेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं कि उसने क्या काम किया है। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स बनाए, 3 वेरिएबल्स, यानी जो नंबर्स हमें चाहिए थे, जो हम नंबर्स हम इन यूज़र से इनपुट लेंगे उनके 3 वेरिएबल्स जो है उनने बना दिए। उनको यूज़र से इनपुट लिया और उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाया स्मॉलेस्ट के नाम से, यानी वो वेरिएबल जिसके अंदर हम उस स्मॉलेस्ट जो भी नंबर होगा उसे स्टोर करेंगे, बाद में उसे इसी वेरिएबल की मदद से हम शो करवा देंगे। अब चूंकि हमें मल्टीपल कंडीशंस देखनी थी, तो इसके लिए सिंपल सा सिनेरियो है कि सबसे पहले आपको चूंकि num1 को चेक करना है, तो num1 को चेक करने के लिए हमें ये जो है हमारे पास ये सबसे पहले हमने कंडीशंस लिखी कि num1 इज लेस देन इक्वल टू num2। अब यहाँ पर चूंकि हमें स्मॉलेस्ट चेक करना था, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि हमने इसके साथ इक्वल टू का सिंबल क्यों यूज़ किया, क्योंकि उस सूरत में तो हमारा जो num2 है वो अगर बराबर हुआ तो फिर भी वो num1 को ही स्मॉलेस्ट डिक्लेयर करेगा। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल ये है कि ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए, यानी यहाँ पर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से आए कि एक नंबर जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर। तो ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर ऐसा ही सिर्फ हो सकता तो यहाँ पर हम num1 लेस देन num2 को यूज़ करते कि अगर num1 लेस देन num2 है तो फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके ऊपर जाओ। तो यहाँ पर जो सिनेरियोज हो सकते हैं उनमें से एक सिनेरियो ये भी है कि अगर हमारे पास 2 नंबर जो हैं वो यूज़र ने सेम इनपुट कर दिए, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास इसे डील करने का तरीका यही है कि हम जो पहले वाला नंबर है या दूसरे वाला नंबर उसे स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर देंगे अगर ये दोनों सेम हुए। तो यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया इसके मुताबिक वो सबसे पहला जो नंबर है सेम होने की सूरत में सबसे पहले नंबर को स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर देगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन चेक की थी कि क्या आया कि जो हमारा जो num1 है यानी पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है। फर्स्ट किया कि हमारा ये नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में हमारा ब्लॉक जो कंट्रोल है वो इसके अंदर वाले ब्लॉक के अंदर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर ये भी है कि हम यहाँ पर बगैर कर्ली ब्रेसेस के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई एरर आए वहाँ पर आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के बगैर भी। लेकिन बेहतर यह है कि आप कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करें, इस तरह से आपको कोई भी सिंटैक्स के अंदर प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो इनर ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि इनर ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर भी हम एक और कंडीशन लगाएंगे, एक इफ एल्स की कंडीशन कि जो पहला नंबर है क्या वो तीसरे नंबर से भी छोटा है। तो अगर वो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उस सूरत में हमारा जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो होगा इस इफ़ के साथ जो ब्लॉक है यही वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जाहिर सी बात है कि हमें num1 को हम स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि हमारी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो गई हैं कि पहला नंबर num2 और num3 इन दोनों से छोटा है या बराबर है। तो उस सूरत में हमारा जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा num1। तो यहाँ पर जो है एक काम तो हमारा हो गया। अगर फर्ज करें कि हमारा जो num1 है वो num1 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। अब ये वाली हमने जो अब तक जो हमने सिनेरियो देखा था वो ये था कि ये वाली भी कंडीशन जो है वो ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन
अगर ऐसा हो कि हमारा जो पहले वाला सिनेरियो तो चलो जो है वो ट्रू हो गया, लेकिन दूसरे वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा कि ये इफ हमारे एल्स वाले पोर्शन को स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर देगा। और उसके अंदर हमने उसके अंदर num3 को स्मॉलेस्ट डिक्लेयर किया है। इसकी वजह ये है कि num1 तो num2 से ही छोटा है, लेकिन num3 से वो छोटा नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये वाला छोटा 1 वाला हमारा फर्ज करने को जो हमारा नंबर था वो 2 से छोटा है, लेकिन वो 3 से छोटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा नंबर num1 है, जो हमारा num3 है, जो जाहिर सी बात है कि जो हमारा तीसरा नंबर है वही जो है वो सबसे छोटा नंबर जो वो मौजूद होगा सबसे छोटे नंबर के तौर पर। यही वजह है कि हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये यहाँ से फॉल्स हो गई। अब देखते हैं कि हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। अब फर्ज करें कि हमारी ये कंडीशंस में से ये हमारी सबसे पहली कंडीशन num1 इज लेस देन इक्वल टू num2, यही कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती है, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा तो नहीं है। तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा एल्स वाले पार्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब उसने यहाँ पर गया तो यहाँ पर उसने चेक किया कि आया कि हमारा जो num2 है वो num3 से लेस देन है या नहीं। तो हम पहले चेक कर चुके हैं कि num1 जो है वो num2 से तो छोटा नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा कि num2 जो है वो num1 से छोटा है। तो यहाँ पर ही हमारी एक बार जो कन्फ्यूजन थी वो यहीं पर दूर हो गई। तो हमें दूसरी कन्फ्यूजन जो दूर करनी थी वो ये थी कि क्या num2 num3 से भी छोटा है, तीसरे नंबर से भी छोटा है। अगर वो दोनों ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में जो num2 है वो सबसे छोटा नंबर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये दोनों तो चेक हो गए। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में वो एल्स वाले पोर्शन को डील करेगा, यानी हमारा कंट्रोल जो है वो इस वाले पोर्शन के अंदर आ जाएगा। तो अगर हमारी जो पहली वाली दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स है, यानी पहला और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से छोटा नहीं है, वो दोनों स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है पहला और दूसरा नंबर, तो जाहिर है कि हमारे पास हमने पहले भी बात की थी कि जो तीसरा नंबर रह जाएगा वही स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे एल्स वाला पोर्शन जो है वो काम करेगा और तीसरे नंबर को स्मॉलेस्ट के तौर पर डिक्लेयर कर देगा। तो इसको डिक्लेयर करने का मतलब ये था कि हमने एक वेरिएबल के अंदर उस नंबर को स्टोर कर दिया जो स्मॉलेस्ट था। तो यहाँ से ही हमने जब यहाँ से कंट्रोल बाहर आया इस ब्लॉक के अंदर से, तो यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट को एज अ स्मॉलेस्ट नंबर जो भी नंबर था उसे हमने डिस्प्ले कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसे बार बार करके देखिए, आपको खुद ब खुद उस चीज़ की समझ आएगी। ये प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली प्रैक्टिस ही मैटर करती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको चेक करें, आप उसको डिफरेंट सिनेरियोस उसके अंदर जो है वो देखें, तो आपको इंशाल्लाह जो कोई चीज़ रह भी जाएगी आपको उस तमाम की भी समझ आ जाएगी। जो आप लोगों ने नोटिस की होगी वो ये है कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर बाकी सब चीज़ों को जो है मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये किस तरह से काम कर रही थी, लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू num3 मैंने एल्स वाले पोर्शन के अंदर लिखा है, इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया कि ये क्यों मैंने लिखा है। तो ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस हो, आपको इसके हर एक्सपेक्ट से आप इसको जाँचें कि बेसिकली ये काम जो है वो मैंने ये क्यों किया था, एल्स के अंदर तीसरे नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर क्यों डिक्लेयर किया था। और अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें ताकि मुझे समझ आए कि कौन कौन अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ रहा है। तो ये काम भी आपका है ताकि आप इसे समझें, क्योंकि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये कोई एरर है ही नहीं। मैंने इसको रन करके आपको दिखाया है। अगर आप किसी भी किस्म की वैल्यूज इसको इनपुट के तौर पर देंगे तो ये आपको बिल्कुल ठीक जो आंसर है वही जो है जो भी करेक्ट आंसर है वही ला कर देगा। तो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं कोर प्रोग्राम की, जो कि इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम है। चूँकि ये कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स को लिखा है। अब बात करते हैं कि कैसा प्रोग्राम जो 3 नंबर्स को इनपुट ले और उसके बाद वो उसे नेस्टेड इफ यूज़ करके बताए कि क्या आया कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये बराबर हैं या नहीं। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और VS कोड के अंदर से पेस्ट करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसको वहीं से जाके समझते हैं। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसे देखते हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है। अब इसके सबसे पहले अगर हम इसको लॉजिक को समझें कि इसको किस तरह से काम करना चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं। क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम पहले नंबर को पहले दूसरे से कंपेयर करें, फिर दूसरे को तीसरे से कंपेयर करें।
तो अगर हमारे ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती हैं तो उस सूरत में हम यही प्रिंट कराएंगे कि हमारा जो नंबर है, जो तीनों नंबर्स हैं वो इक्वल हैं। लेकिन अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो उस सूरत में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि हमें एल्स वाले पोर्शन की तरफ जाना चाहिए और कह देना चाहिए वहीं पर कि जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला सिनेरियो जो है ये दोनों जो है वो कामयाब नहीं हो सके। तो हम इस ब्लॉक से निकल कर एल्स वाले पोर्शन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे कह देंगे कि जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब जो हमारा काम ये किस तरह से कर रहा है अब ये देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले हमने यूज़र से नंबर्स इनपुट लिए, इसके अंदर तो कोई नई बात नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो आया इफ़ वाले स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर उसने चेक किया कि क्या हमारा जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है दोनों बराबर हैं या नहीं। तो सबसे तो यहाँ पर ये जो बात है, यहाँ पर अगर यही पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो सीधा सीधा इस वाली एल्स के ऊपर जाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा कि नंबर्स डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी num1 या num2 अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है तो हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि हमारे तीनों नंबर जो है वो बराबर हैं। तो यहाँ से वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो के अंदर हम देखें कि ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई, तो अब हमें ये तो मालूम है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है। लेकिन यहाँ से अगर हम इसमें नेक्स्ट वाले के अंदर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या num2 num3 के बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों ये वाली कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो जाती है तो सीधी सी बात हो जाएगी कि num1 num2 के बराबर और num2 num3 के बराबर है। तो यहाँ पर हम सी आउट कर देंगे कि तमाम नंबर एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अब जो तीसरा सिनेरियो वो ये हो सकता है कि हमारी ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, पहली वाली आउटर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, यानी num1 num2 के बराबर है। लेकिन अगर हमारी ये इनर कंडीशन जो हमने लगाई थी num2 num3 के बराबर है या नहीं, अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में हमारा कंट्रोल ये एल्स वाले पार्ट के अंदर जाएगा। तो हम जानते हैं कि num1 तो num2 के बराबर था, इसी वजह से हमारा कंट्रोल जो था वो इनर वाले इफ़ के अंदर आया। तो हम यहाँ पर सिंपल ये कह देंगे कि द फर्स्ट टू नंबर्स आर इक्वल, कि हमारे जो num1 और num2 थे वो तो बराबर हैं, लेकिन जो हमारा थर्ड नंबर है वो डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई है तो उसको आप दोबारा से एक बार फिर से स्टडी करें, आपको इंशाल्लाह इसकी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास एक और जो टॉपिक है वो है कंपाउंड कंडीशंस। बेसिकली कंपाउंड कंडीशंस का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करना, इसे हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। अब तक हमने जब भी बात की थी हमने एक ही कंडीशन की बात की थी। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो एक ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है, यानी हमने दो नंबर्स को सिर्फ कंपेयर किया है। एक से ज़्यादा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे या कोई इस तरह का कोई भी ऑपरेटर जो कंपैरिजन को परफॉर्म करे, तो उस सूरत में हमारे पास जो उस कंडीशन को कंपाउंड कंडीशन कहा जाएगा, यानी एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना। तो यहाँ पर हमने अब तक जो है सिर्फ एक ही कंडीशन को यूज़ किया था, तो अब हम मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करेंगे तो उस चीज़ को कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस। तो मल्टीपल कंडीशंस को हमने इफ एल्स को, यही बात जो है ये कंपाउंड कंडीशंस, इसे हमने इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट किया था क्योंकि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना चाहते थे। लेकिन अब इसके अंदर जो है मैं आपको कंपाउंड कंडीशन समझाने के बाद बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, क्योंकि काम तो इफ नेस्टेड इफ और कंपाउंड कंडीशंस दोनों ही एक ही कर रही हैं। तो इसे कंपाउंड कंडीशंस को यूज़ करने का मकसद क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपाउंड कंडीशंस जो है वो किस तरह से काम करती हैं। तो जो अगर हम सबसे पहला इसके अंदर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखें तो फर्ज करें कि हमारा एक प्रोग्राम है जो दो नंबर्स इनपुट करता है। उसे अगर वो चेक करता है कि अगर पहला नंबर जो है वो 100 से ग्रेटर है और जो दूसरा नंबर है वो 100 से कम है, तो उस अगर ये हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो कामयाब हो जाती हैं तो इस दोनों कंडीशन के कामयाब होने की सूरत में वो ओके डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह के प्रोग्राम के सिनेरियोज को हम कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। और कंपाउंड कंडीशंस को यूज़ करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास तीन टाइप्स के एंड और नॉट के ऑपरेटर्स हैं और इसके सिंबल्स जो हैं आपको इन तीनों को अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और बहुत से एरर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में एक बार फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए फ़िलहाल हमें यूज़ करना है, तो उसका एक रिव्यू ले लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ आपको भूल चुकी है तो आपको फिर से याद आ जाए। एंड का अगर हम देखें एंड ऑपरेटर, तो हमारे पास इसका सिंबल है, ये डबल एम्परसेंड के सिंबल्स को हम एंड ऑपरेटर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो सिंबल है ये किस तरह से ये हमारे पास जो कंडीशंस है उसको इवेल्युएट करता है, तो एंड ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट में दो कंडीशंस होती हैं, राइट में एक कंडीशन और एक लेफ्ट में एक कंडीशन। तो इसको हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी जो राइट कंडीशन और लेफ्ट कंडीशन, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू हों
राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों कंडीशंस ट्रू हो, यानी ये कहता है कि राइट वाली भी ट्रू होनी चाहिए और लेफ्ट वाली भी ट्रू होनी चाहिए, उसी सूरत में हमारा जो आंसर है वो ट्रू आएगा। लेकिन अगर कोई एक भी इसमें से फॉल्स हो गई, यानी कि दोनों भी फॉल्स हो सकती हैं, क्योंकि हमें ये एक हमारे पास एक सेट है कि एक हम किस तरह से इसका सेट भी कुछ इस तरह से होता है कि एक दोनों तरफ ट्रू, दोनों तरफ फॉल्स, एक राइट तरफ ट्रू और लेफ्ट की साइड पे फॉल्स, और इसी तरह से इसका उल्ट। तो हमारे पास जो है ये दो के सिनेरियो में हमारे पास 4 कंडीशन भी हो सकती थी। ये कंडीशन जो है ये सामने आपके पास लिखी हुई है। तो अगर दोनों साइडों पे हमारे पास ट्रू ही आता है तो उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तमाम केसेस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको आप अच्छे से समझ लें कि ये काम जो है वो किस तरह से करता है। अब इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल है उसके अंदर हमने 100 स्टोर किया और दूसरे वेरिएबल के अंदर हमने 50 को स्टोर कर दिया है। तो इसकी अगर एक कंपाउंड कंडीशन देखें तो जैसे कि हमने बात की थी कि दरमियान में हमारे पास कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर होगा और एक राइट में और एक लेफ्ट में एक कंडीशन मौजूद होगी। अगर हम इसको देखें तो हमारी जो पहली कंडीशन है a ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमारा 100 है वो साल से बात है कि 10 से ग्रेटर है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी होगी 2। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें b इज ग्रेटर देन 10, तो b भी हमारा 50 जो है वो 10 से ग्रेटर है। तो हमारे दोनों साइडों पे जो कंडीशंस है वो जब खुद अपनी जगह पर इवेल्युएट होंगी तो वो होंगी दोनों ट्रू। तो जब ये दोनों ट्रू होंगी तो उन दोनों के ट्रू होने की वजह से ये एंड ऑपरेटर जब इवेल्युएट करेगा तो इन दोनों को वो एज अ ट्रू कंडीशन इवेल्युएट कर देगा, यानी जो कंपाउंड कंडीशन है उसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारे पास दोनों साइडों पर ट्रू था। तो यहाँ पर अगर हम टेबल के ऊपर देखें तो दोनों साइडों पर अगर ट्रू हो तो सूरत में ही हमारा जो आंसर है वो ट्रू आएगा। अब देखते हैं कि ये जो है वो काम किस तरह से करता है। यानी यही बात थी कि दोनों के ट्रू होने की सूरत में हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो उसे एज अ ट्रू कंडीशन इवेल्युएट कर देता है। अब एक और कंपाउंड कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसने बात की है कि a इज ग्रेटर देन 50 एंड b इज ग्रेटर देन 50। तो पहली हमारी जो कंडीशन है वो तो साफ साफ ट्रू हो रही है, क्योंकि हमारी a के अंदर 100 वैल्यू थी और 100 जो है वो 50 से ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरी की बात करें तो b इज ग्रेटर देन 50, यानी अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो फिर उसके अंदर 50 भी इंक्लूड होता, लेकिन इसका मतलब ये है कि 50 से भी ज़्यादा है b। लेकिन अगर हम उसको देखें कि उसकी वैल्यू क्या है तो वो 50 है, 50 से ज़्यादा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। तो हमने बात कर चुके हैं कि अगर कोई ये कंडीशन भी एंड के केस में फॉल्स हो जाती है तो हमारा एंड उसे एज अ फॉल्स जो है वो इवेल्युएट करता है, उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस थी, पहली तो हो गई ट्रू, दूसरी हो गई फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास जो होल कंडीशन है वो एंड की वजह से एज अ फॉल्स कंडीशन डिक्लेयर की जाएगी। अब इसका हम यूज़ देख लेते हैं कि अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम उसी सूरत में यूज़ करेंगे यहाँ के हमारे पास सबसे पहला जो प्रोग्राम है, इसे देखते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो 3 नंबर्स इनपुट लेता है और उनमें से मैक्सिमम नंबर जो है उसे शो करवाता है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है। इससे पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर की बात की थी, लेकिन वो जो स्मॉलेस्ट नंबर की हमने बात की थी वो की थी नेस्टेड इफ की सूरत में। अब वही प्रोग्राम, नेस्टेड वाला प्रोग्राम भी हम एज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर हम यूज़ करें तो भी हम उसी को इसके मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अगर ये दोनों काम हम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्सिमम नंबर की बात की है तो यहाँ पर हम मिनिमम नंबर भी यूज़ कर सकते थे। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखें कि यहाँ पर तो मैं मैक्सिमम नंबर फाइंड करता हूँ, लेकिन आप इसको मिनिमम नंबर को फाइंड करके देखें यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब पहले हम समझते हैं कि हमें इस दोनों का डिफरेंस क्या था। मैंने बात की थी कि मैं बात में आपको बताऊंगा। तो जब हम किसी इफ एल्स को यूज़ करते हैं तो हम उसको बेशक हम मल्टीपल कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर एक के अंदर एक को हम यूज़ कर सकते हैं। हम 3 नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, इसके सिंटैक्स के ऊपर दोबारा से आते हैं। अब यहाँ पर हम इस इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ यूज़ कर सकते थे, यानी इसके अंदर बहुत सारे हम कोई भी कंडीशंस जो है उनको यहाँ पर लिख सकते थे। लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारी अपनी समझ से बाहर हो जाता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसकी वजह से हम इस तरह के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान रहे और हमें समझ भी आए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमारे जो वो वाली हमारी विजुअल स्टूडियो कोड है उसके अंदर इसको लेके जाते हैं। इस प्रोग्राम को पहले मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करके आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और जिस तरह से हमने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसी तरह से हमने एज अ मैक्सिमम नंबर एक नया वेरिएबल जो है उसे डिक्लेयर कर दिया। अब वही कंडीशन जो थी वो यहाँ पर काम करेंगी
कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा पहला नंबर है वो दूसरे और तीसरे से बड़ा है या नहीं। अब यहाँ पर हम ग्रेटर नंबर जो है वो लिख सकते थे, लेकिन इसको मैंने दूसरे सिनेरियो में देखा है कि अगर यूज़र जो है वो तीनों नंबर जो हैं वो अलग अलग डिक्लेयर हमारे पास देता है, इनपुट के तौर पर देता है, यानी कोई भी दो नंबर जो हैं वो सेम नहीं होते, ये उस सिनेरियो में काम करेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट करें, हम सबसे पहले चेक करना चाहते थे कि हमारा पहला नंबर जो है वो दूसरे और तीसरे से बड़ा है या नहीं। तो हमने ये चेक करने के लिए यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया, यानी हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू हो, तो फिर हमारे पास जो पहला नंबर है उसे एज अ मैक्सिमम नंबर डिक्लेयर किया जाए। तो ये काम हम एंड ऑपरेटर की मदद से इजीली कर सकते हैं कि हम दोनों साइडों पर ये कंडीशंस लिखेंगे कि num 1 इज़ ग्रेटर दैन num 2 और num 1 इज़ ग्रेटर दैन num 3। तो इन दोनों कंडीशंस के दरमियान में अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो सिर्फ उसी सूरत में, इन दोनों कंडीशंस के ट्रू होने की सूरत में, यानी जो हमारा पहला नंबर और जो पहला नंबर है वो दूसरे और तीसरे दोनों नंबर से अगर ज़्यादा होगा तो ये वाली जो हमारा केस है ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू होती है तो उसी सूरत में हमारा जो कंट्रोल है वो इनर जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं उसकी तरफ मूव करेगा और num 1 को एज अ मैक्सिमम नंबर इनिशियलाइज कर देगा। तो यहाँ पर तो हमने चेक कर लिया कि num 1 जो है वो num 2 और num 3 से ग्रेटर है या नहीं। अगर फ़र्ज़ करें हमारा ये जो num 1 है, अगर ये num 2 और num 3 से ग्रेटर हमारे पास नहीं आता, तो उस सूरत में हमारा कंट्रोल else if की तरफ जाएगा। हम ये बात जो पहले हमने ये नहीं की, लेकिन हम else if की जगह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा जो कंट्रोल है वो जाएगा else if की तरफ, क्योंकि हमें चेक करना था कि num 1 तो हमने चेक कर लिया, क्योंकि हमारा जो num 2 है और num 3 है वो उनमें से कोई हमारे पास मैक्सिमम नंबर है या नहीं। तो हम सबसे पहले num 2 को यूज़ कर देख लेंगे। अगर तो num 2 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हो जाता है, मैक्सिमम नंबर होता है, तो उस सूरत में तो काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ट्रू कंडीशन जो है ये फॉल्स होती है तो उस सूरत में चूँकि हमारे पास तीसरा नंबर जो है वही बचता है, तो उसे हम एज अ मैक्सिमम नंबर डिक्लेयर कर देंगे। तो यहीं पर हमने जो पहले वाला काम किया था हम वैसे ही सेम वहीं पर करेंगे कि हम चेक करेंगे कि जो num 2 है क्या वो num 1 और num 3 से बराबर किसे बड़ा है या नहीं। तो अगर ये दोनों कंडीशन जो है हमारे पास ये ट्रू हो जाती हैं तो उस सूरत में ये होगा कि दोनों चूँकि ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर जो है वो वैल्यूएट करेगा कि ये जो हमारी होल कंडीशन है ये एज अ ट्रू कंडीशन है। तो उस सूरत में हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है उसे num 2 डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, यानी हमारा जो num 2 है वो num 1 या num 3 में से किसी एक से भी छोटा है, ग्रेटर नहीं है, तो उस सूरत में हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंपाउंड कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स की तरफ जाएगा और वो num 3 को एज अ मैक्सिमम नंबर डिक्लेयर कर देगा और उसके बाद सिंपल सी बात है कि इसे यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब इसको जो है काम इसका ये जो इसको रन करके देखते हैं। मैंने पहले वाले को रन नहीं किया, लेकिन इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम किस तरह से कर रहा है। तो सबसे पहला जो नंबर है यहाँ पर उसने 3 नंबर मांगे हैं, तो मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 को यहाँ पर एज अ इनपुट देता हूँ। तो यहाँ पर उसने हमारे पास शो करवा दिया कि द मैक्सिमम नंबर इज़ 3। तो यहाँ पर हम ये भी हो सकता है कि ये कुछ तरतीब की वजह से इसने बता दिया हो, तो इसको मैं तरतीब को चेंज करके देखता हूँ। पहले मैं 3, बाद में 2 और फिर 1 को एंटर करके देखता हूँ, तो फिर से उसने बता दिया कि द मैक्सिमम नंबर इज़ 3। तो अब आपकी कन्फ्यूजन जो है वो इसके बारे में दूर हो चुकी होगी कि हमारा जो हमारे पास लॉजिकल एंड था वो किस तरह से काम कर रहा है। अब आपके पास जो टास्क है इसको परफॉर्म करने के लिए वो कुछ इस तरह से है कि आपको C++ का एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एज एन इनपुट कोई एक नंबर जो है वो ले और उसके बाद उसे चेक करके हमें बताए कि क्या ये नंबर पॉजिटिव इवन नंबर है या नहीं। इवन नंबर के बारे में तो आप जानते हैं कि इवन का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसका 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, यानी वो बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इस वजह से आप एक ऐसी कंडीशन इसके अंदर यूज़ करेंगे कि क्या उस नंबर का मॉडुलस अगर हम 2 से लेंगे तो क्या वो नंबर का मॉडुलस 0 आता है या नहीं, यानी उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसके ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम उसे एज अ इवन नंबर जो है उसे इनिशियलाइज कर देंगे। लेकिन अब आपने एक और बात यहाँ पर देखी है कि हमें ये भी देखना है कि वो नंबर पॉजिटिव भी है या नहीं। तो एंड ऑपरेटर लगाकर आप दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे कि क्या वो नंबर ग्रेटर दैन 0 है या नहीं। अगर तो वो ग्रेटर दैन 0 भी हुआ और वो मॉडुलस भी हमारा जो है वो 0 आ गया, तो दोनों कंडीशंस क्योंकि हमारे पास ट्रू होना लाजमी है एंड ऑपरेटर की सूरत में, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होगी। हमारी कंपाउंड कंडीशन एज अ ट्रू कंडीशन जब इवेल्युएट होगी तो उस सूरत में हमारा जो प्रोग्राम है वो ये डिस्प्ले करे कि हमारा जो भी जो हमने इनपुट दी है वो एज अ वो पॉजिटिव इवन नंबर है। तो अदरवाइज़ हमें ये डिस्प्ले करवा देना है कि हमारे पास जो आपने इनपुट दिया है वो एज अ इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि ये उसी सूरत में होगा जब हमारा जो प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट दिया है वो कोई और हो। लेकिन अभी अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो इसको इंटरनेट पे आप चेक करें
इस प्रोग्राम को सर्च करें, आपको इसका आंसर जो है वो वहाँ से मिल जाएगा। पहले आप खुद से कोशिश करें कि आप इसको मुख्तलिफ किस्म के यानी प्रैक्टिस करें, इसकी आप डिफरेंट सिनेरियोज चेक करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटरनेट को है ही, उसके ऊपर जाकर चेक करें, आपको इसका आंसर जो है वो अच्छे से दिखाई दिया जाएगा। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर का सिंबल आप देखते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं ये और ऑपरेटर के हैं। ये बेसिकली हमारे एक क्वालिटी की कीबोर्ड के अंदर एंटर के बटन के साथ जो एक बटन होता है जिसके ऊपर हैश का साइन भी लगा होता है, ये उसी बटन के ऊपर है। अगर आपको शिफ्ट दबाकर उस बटन को दबाएंगे तो आपको ये जो साइन है ये देखने को मिलेगा। अच्छा, अब जो बात करते हैं कि हमारे पास ये और ऑपरेटर जो है ये वैल्यूज़ को किस तरह से इनिशियलाइज करता है। तो अगर हम देखें कि और ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये इनमें से दोनों कंडीशन जो हम लेफ्ट राइट और लेफ्ट में मौजूद होती हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो ये उस सूरत में हमारे रिजल्ट को ट्रू डिक्लेयर कर देता है। तो पहले वाले एंड के अंदर क्या काम करना था वो हम आप पहले देख चुके हैं, लेकिन इसको भी आप अच्छी तरह से समझें कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर कोई एक कंडीशन भी राइट या लेफ्ट वाली वो ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में हमारा जो और ऑपरेटर है वो उस रिजल्ट को ट्रू डिक्लेयर कर देता है। तो कंपाउंड कंडीशन का आंसर जो है वो ट्रू आ जाता है। जबकि हमारी जो एंड ऑपरेटर थी उसके अंदर लाजमी था कि दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स ट्रू हो, तो उस सूरत में वो आंसर को ट्रू डिक्लेयर करता था, इवेल्युएट करता था। लेकिन इसके अंदर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई या दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो और की केस में सिर्फ उसी वक्त हमारा आंसर फॉल्स आ सकता है कि जब दोनों साइडों वाली जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स हों। तो आप देख सकते हैं कि इसका सिंबल वगैरह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारी इसकी एक एग्जांपल जो है वो किस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, सबसे पहला वेरिएबल जो है वो है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। तो ए के अंदर हमने 100 स्टोर किया और बी के अंदर 50। तो अगर हम देखें इसके कंपाउंड कंडीशन तो ये कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि ये पहली कंडीशन जो है ये हमारे पास ऐसी है कि ए इज़ ग्रेटर दैन 50 है और बी इज़ ग्रेटर दैन 5। तो ये कंडीशन हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि हमारी ये जो राइट और लेफ्ट की दोनों कंडीशन हैं ये ट्रू हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ये हमारा जो और ऑपरेटर है ये उसे एज अ ट्रू कंडीशन इवेल्युएट करता है। तो लेकिन यहाँ पर तो दोनों ट्रू हैं तो इसे भी ये ट्रू ही इवेल्युएट करेगा। तो हमारी जो कंपाउंड कंडीशन है उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे पास एक और कंडीशन जो है वो ये है कि ए इज़ ग्रेटर दैन 500 और बी इज़ ग्रेटर दैन 500। तो हमारे पास ये इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दोनों साइडों वाली जो कंडीशंस हैं वो दोनों फॉल्स वैल्यूएट हो रही हैं, क्योंकि ए 500 से ए भी बड़ा नहीं है और बी भी 500 से बड़ा नहीं है। तो क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो उस सूरत में हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों साइडों वाली फॉल्स होने की सूरत में और ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन एक और सिनेरियो को देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 500 की जगह 50 होता, हमारे पास 500 की जगह 50 होता तो उस सूरत में क्या होता कि हमारी जो एक कंडीशन थी वो एज अ ट्रू कंडीशन इवेल्युएट होती और दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती। तो इस सूरत में आप गैस करेंगे क्या आंसर आता। तो मैं अब बताता हूँ कि हमारा जो आंसर है वो आता ट्रू, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन जो थी दूसरी वाली कंडीशन वो तो ट्रू हो गई है, क्योंकि हमारे पास पहले वाली फॉल्स थी लेकिन दूसरी तो ट्रू है। तो उस सूरत में हमारा और ऑपरेटर एज अ फॉल्स कंडीशन उसे इवेल्युएट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह एंड होता तो फिर उसकी आंसर की जो है हमारे पास जो है वो फॉल्स ही आता, क्योंकि उसकी एंड के ऑपरेटर की सूरत में हमारे दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है ट्रू कंडीशन इवेल्युएट करने के लिए। अब इसका हम एक वर्किंग समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम करेगा, कि ये हमारा हम और ऑपरेटर्स को किस सिनेरियो में यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर ये है कि हम उस सिनेरियो में यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी हमने मल्टीपल कंडीशंस दी हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर इवेल्युएट हो जाती है तो हम किसी एक स्टेटमेंट को रन करें। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक करैक्टर जो है वो एज एन इनपुट यूज़र से लेता है। उसके बाद उसे दिखाना है कि हमारा जो कोई भी करैक्टर हमने इनपुट किया है वो एक वॉवल है या नहीं है, उसको यूज़ करके, किसको यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके। तो इसको यूज़ किस तरह से वो करेगा कि सबसे पहले इसने एक करैक्टर जो है वो एज एन इनपुट लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी वॉवल एक ऐसा वर्ड होता है जो वो कैपिटल में भी हो सकता है और वो स्मॉलेस्ट में भी हो सकता है। कोई ऐसा करैक्टर होता है, वर्ड नहीं, बेसिकली वर्ड जो है वो डिफरेंट करैक्टर्स का मजमूआ होता है, लेकिन हम इसको एक करैक्टर देखेंगे, एक अल्फ़ाबेट है। तो जब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो AEIOU इन तमाम में से किसी एक के साथ भी अगर मैच करता हुआ तो उस सूरत में हमें यही स्टेटमेंट रन करनी थी कि द करैक्टर इज़ अ वॉवल। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा इसका सिनेरियो है कि जिसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन के अंदर हम जब चेक करते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि कंपैरिजन के अंदर अगर हम उसको इक्वल टू चेक करना चाहते हैं
तो इक्वल टू चेक करने की सूरत में हमें डबल इक्वल यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो ये एक एरर देगा, क्योंकि सिंगल इक्वल जो है वो किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम रिलेशनल के अंदर उसे यूज़ करते हैं, उसे कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा इफ़ कंडीशन के अंदर कंट्रोल आएगा वो चेक करेगा जो हमने इनपुट दी थी वो स्मॉल ए जो है यहाँ पर उसके बराबर है या नहीं, यानी वो करेक्टर जो है वो स्मॉल ए के बराबर है या नहीं। फिर ई आई और यू, इस तरह से वो कैपिटल ई आई और यू सब के लिए वो चेक करेगा। अब इन तमाम में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारे पास जो है वो फॉल्स ये ट्रू हो जाती है, यानी इन तमाम में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, तो हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इस लाइन पर आएगा। वो सिंपली कह देगा कि हमारा जो एंटर किया गया करेक्टर है वो एक वॉवल है। और अगर इन तमाम में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती, सारी ट्रू नहीं होती, मतलब अगर इन तमाम में से कोई एक भी ट्रू हमारे पास वैल्यूएट नहीं होती, तो फिर सीधा सीधा वो यहाँ से एल्स के पोर्शन में जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट करवा देगा कि जो आपका दिया हुआ करेक्टर जो है वो एक वॉवल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने वॉवल्स की कंडीशन थी हमने तो उन तमाम को चेक कर लिया है। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या ये प्रोग्राम जो है वो ठीक से काम भी कर रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की तमाम चीज़ों की समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम इसके दौरान पेश आती है तो आप बिला झिझक जो है कमेंट्स बॉक्स में उसको पोस्ट करें, और इंशाल्लाह मैं तमाम प्रोग्राम्स का जितने भी आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन तमाम का जवाब दूंगा। आपको इस सूरत में कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या मैं जवाब दूंगा अभी नहीं, तो आप जिसका अगर आप पूछेंगे तो इसका मैं आप ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो है वो ठीक से काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक करेक्टर जी लगा लेता हूँ तो उस सूरत में उसने कह दिया कि जो करेक्टर इज़ नॉट अ वॉवल। अब इसको दोबारा से हम रन करते हैं, क्योंकि हमारी सी लैंग्वेज के अंदर केस सेंसिटिविटी पाई जाती है। अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ या ग्रेटर जो बड़ा ए लिखता हूँ तो उन दोनों के अंदर फ़र्क है, इसीलिए हमें यहाँ पर कंडीशंस के अंदर ये वाला ए जो है इसको भी यहाँ पर लिखना पड़ा। तो अगर मैं ए लिखूँ तो ये कह देगा द करेक्टर इज़ अ वॉवल। तो अब आप जो है आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुका होगा कि हम और ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले दो जो है उसकी बात की थी, लेकिन ये भी एक सिनेरियो है, हम इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी जो जितने भी हमारे पास और ऑपरेटर हैं उन तमाम की इर्द गिर्द जो है वो एक एक कंडीशन मौजूद है। अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आप किस तरह से एक प्रोग्राम लिखना है जो किसी भी यूज़र से एक इनपुट के तौर पर एक करेक्टर ले और बताए कि क्या ये वावल है या डिजिट है या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये बिल बहुत ईजी है। ये कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर चूंकि हमने एक इफ एल्स को यूज़ किया था, आपको इफ एल्स इफ को यूज़ करना पड़ेगा। यानी जैसे एक इफ के बाद में एक और एल्स इफ लगाकर वहाँ पर एक और कंडीशन जो है वो यूज़ करना पड़ेगी। तो करेक्टर को जब भी आप यूज़ करते हैं तो करेक्टर्स के इर्द गिर्द आपको सिंगल कोट्स भी लगाना ज़रूरी है। ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गया था। आपको ये तमाम करेक्टर्स के इर्द गिर्द जो है वो सिंगल कोट्स लगाना पड़ेंगी जब आप एक कंपैरिजन करेंगे। जब आप अगर इसको इस तरह से कंपेयर नहीं करते तो वो इसको एज अ वेरिएबल देखेगा कि क्या ये ए नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अगर इस तरह का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता हुआ तो वो उस वहाँ पर चला जाएगा, जो कि एक एरर है। और ये ना अगर डिक्लेयर होता हुआ इस तरह का कोई वेरिएबल ना हुआ तो वो वहीं पर उसको आपको एक एरर दिखा देगा। तो बेहतर है कि आप इसके इर्द गिर्द एक सिंगल कोट लगाएंगे तो फिर उसको एज अ करेक्टर कंसीडर करेगा। तो आपका प्रोग्राम जो इस तरह से होगा कि आपको पहले तो स्टेटमेंट जो है वो तो यही लगानी है वॉवल को चेक करने के लिए। तो दूसरी एल्स इफ के अंदर आपको एक और कंडीशन लगाना पड़ेगी जो कि चेक करे कि वो करेक्टर 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनके साथ मैच करता है या नहीं। तो उसी तरह से आपको यही कंडीशन जो है वो लगानी है, सिर्फ यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर। यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ उसे कंपेयर करना है। अब वहाँ से अगर कोई भी डिजिट के बराबर वो हो जाता है तो वो वहीं पर सी आउट कर देगा कि जो हमारा आपका एक दिया हुआ कैरेक्टर है वो एक डिजिट है। और अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो एल्स वाले पोर्शन में जाए और वहीं पर आपको बता दे कि हम आपका दिया हुआ जो भी कैरेक्टर था वो ना ही एक डिजिट है और ना ही एक अल्फ़ाबेट है। अब आप इस टास्क को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि नॉट ऑपरेटर जो हमारा तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर था वो किस तरह से काम करता है। तो जो नॉट ऑपरेटर है उसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये इसी को नॉट ऑपरेटर के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट ऑपरेटर जो है वो ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको अपने काम करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। आप हमने जितने भी पहले देखे थे उन तमाम को काम करने के लिए 2 कंडीशंस की ज़रूरत थी, लेकिन ये वाहद ऑपरेटर है जिसको एक ऑपरेटर के एक कंडीशन के साथ हम यूज़ करते हैं। तो ये काम किस तरह से करता है, तो हम इसको जिस भी कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं ये उसके रिजल्ट को फॉल्स कर देता है, उसके रिजल्ट को उल्ट कर देता है।
अगर इसके साथ मौजूद कंडीशन ट्रू हुई तो ये उसे फॉल्स कर देगा, अगर उसके साथ मौजूद कंडीशन फॉल्स हुई तो इसे ये ट्रू कर देगा। तो ये रिवर्स कर देता है किसी भी रिजल्ट को। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। पहला वेरिएबल ए है जिसके अंदर हमने 100 को स्टोर करवाया, और दूसरा वेरिएबल है बी जिसके अंदर 50 जो है वो स्टोर किया गया है। तो अगर हम इसकी कंडीशन को देखें तो हमारे पास चूंकि एक ही कंडीशन हमने यूज़ करनी थी, तो नॉट के साथ हमने ए इज इक्वल टू बी लगा दिया। तो अगर यहाँ पर हम इसको निकाल कर देखें तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, नॉट ऑपरेटर अगर यहाँ पर मौजूद ना हो तो ऐसा चाहिए कि चूंकि हमारे पास 100 और 50 किसी सूरत भी बराबर नहीं हो सकते, तो ये जो कंडीशन थी ये एज अ फॉल्स इवेल्युएट होती। लेकिन चूंकि हमने इसके साथ नॉट यूज़ कर दिया तो ये इसके रिजल्ट को उल्ट कर देगा, यानी फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये हमारी कंडीशन जो है ये ट्रू इवेल्युएट की जाएगी। इस तरह से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उसे ट्रू, और अगर कोई ट्रू होती है तो ये उसे फॉल्स डिक्लेयर करेगा। तो अब देखते हैं इसका एक सैम्पल प्रोग्राम। सैम्पल प्रोग्राम ये है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर हमने यूज़र से लेना है कि जिसे हम चेक कर सकें कि क्या ये इवन है या ओड है, ये हमें उसको चेक करके बताना है। तो इस प्रोग्राम को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर इसके लॉजिक को भी समझते हैं, पहले इसे VS कोड पर जाकर पेस्ट करते हैं। आपको जितना भी कोड है वो साथ साथ मिलता जाएगा। मैं गूगल ड्राइव का लिंक फिलहाल दे रहा हूँ, अभी बहुत जल्द मैं अपनी वेबसाइट जो है वो बना लूँगा, और उसके बाद आपको जितना भी कोड होगा वो मेरी वेबसाइट के ऊपर इंशाल्लाह मिला करेगा। तो इस वक्त अगर आपको एक्सेस कर रहा हूँ अपने कोड को, तो आप गूगल ड्राइव का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा उसके अंदर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दिन किसी वजह से मैं कोड जो है वो आपको ना दे सकूं तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं वो जो कोड होगा उसे उस वक्त जो है वो पोस्ट कर सकूं। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा जो इवन और ओड को चेक करने का क्या सिनेरियो होता है। तो अगर हम सिंपली चेक करें कि इवन और ओड कौन से होते हैं, तो हम पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर हमने देखा था कि अगर किसी नंबर का मॉडुलस 2 के साथ लिया जाए और वो 0 के बराबर आ जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमें इसका कंपैरिजन 0 से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डबल इक्वल टू ही यूज़ करना है। तो अगर उसका आंसर जो है वो 0 हो जाए तो वो सूरत में वो इवन होता है, और दूसरी सूरत में हम उसे ओड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें एक नॉट को भी यूज़ करना है, तो जब नॉट को यूज़ करेंगे तो हमें अपनी कंडीशंस को बिल्कुल उलट करना पड़ेगा। यानी हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर हमारा 2 से मॉडुलस 0 नहीं आता तो उस सूरत में हम उसे इवन कहेंगे, और अगर वो मॉडुलस का आंसर 0 आ जाता है तो उस सूरत में हम उसे ऑड कहेंगे। तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ से इसको देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए था कि द नंबर इज़ इवन, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर मॉडुलस 2 को 0 के बराबर रखा था। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है सिंपल सिनेरियोज में तो मैं इसे इवन डिक्लेयर कर देता, लेकिन चूंकि मैंने इसके साथ नॉट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सिंपली जो हमारी कंडीशंस थी उसे उलट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ओड कह दूंगा और एल्स की कंडीशन में इवन। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या जो हमारा नंबर है उसका मॉडुलस के साथ, अगर हम 2 के साथ मॉडुलस लिया तो रिमाइंडर हमारा 0 आया या नहीं। तो फर्ज करें कि हमारा नंबर जो है उसका मॉडुलस जो है वो 0 आ गया, तो ये कंडीशन तो हो गई ट्रू। तो जो नॉट है, नॉट ऑपरेटर, वो उस कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये यूटिलाइज हम नहीं कर सकेंगे, तो इस कंडीशन से वो बाहर आएगा। तो हम ये तो जानते हैं कि हमारा नंबर जो है वो इवन है, तो फिर हम ये करेंगे कि हम एल्स पोर्शन के अंदर ये सी आउट करा देंगे कि हमारा दिया हुआ नंबर इवन है। लेकिन अगर हमारा जो नंबर है वो एक ओड नंबर है, यानी उसको अगर हम 2 से मॉडुलस लेते हैं और वो 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, यानी 2 से वो डिविजिबल नहीं है, तो उस सूरत में हमें कहना चाहिए कि वो जो नंबर दिया गया है वो एज अ ओड नंबर हम कंसिडर करेंगे। तो ये वाली कंडीशन तो हो जाएगी, सिंपली ये फॉल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में हमारा जो भी नॉट ऑपरेटर है वो उसे ट्रू कर देगा। ट्रू होने की सूरत में क्योंकि हमारे ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना था, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कि हमारा दिया हुआ नंबर एक ओड नंबर है। अब इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट के तौर पर 3 देता हूँ, तो 3 उसने बता दिया कि एक ओड नंबर है, क्योंकि ये 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। और इसको अगर हम यहाँ पर कोई भी एक इवन नंबर देकर देखें, 4 ऐसा इवन नंबर में देता हूँ, तो उसको इसने बता दिया कि हमारा जो 4 है वो एक इवन नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से नॉट ऑपरेटर को निकाल दूँ तो फिर हम इसको किस तरह से देखेंगे। तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम सिंपल जेनेरिक जो हमारे पास होता है उसको अगर देखें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से काम करना चाहिए था, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी।
इसको आप खुद से एक्सप्लोर करें। मैं एक जो है इसको कमेंट कर देता हूँ कि हमारा सिंपल जो था हमारा सिनेरियो, उसके अंदर क्या होना था और हमारे नॉट ऑपरेटर के सिनेरियो में कैसा काम किया जाना था। उसको वापस से यहीं पर रखते हैं। अब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें। अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको C++ का एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो दो नंबर्स इनपुट करे, num1 और num2। उसके बाद चेक करें कि क्या ये दोनों नंबर 0 के बराबर हैं या नहीं है। अगर वो दोनों नंबर 0 के बराबर हुए तो उसको ये डिस्प्ले करवाना है कि बोथ नंबर्स आर 0। अगर वो दोनों नॉट नहीं हुए 0 के बराबर तो उस सूरत में उसे डिस्प्ले करवाना है कि दोनों नंबर 0 नहीं है। अदरवाइज उसे ये डिस्प्ले करवाएगा कि दोनों में से एटलीस्ट वन नंबर जो है वो 0 है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टास्क को खुद से परफॉर्म कर सकेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो वाइल लूप्स और दूसरे हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अलावा रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स की बात की थी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहीं से आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छी तरह से C++ को समझना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट के शुरू पर जाएं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करें और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट पे जाएं, क्योंकि मैं शुरू से लेकर इस C++ की सीरीज़ को चला रहा हूँ। आप शुरू से जाएं, इसको शुरू से लेकर देखें ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।